ठीक है, यह उनके वंशज थे। लेकिन ये बताते हैं कि यह उनके वंशज किस प्रकार से हैं, इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि जो शक कुषाण हूण हैं, जो सीथियन हैं, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो उनकी सामाजिक मान्यताएं हैं, ठीक है, और जो भारतीय हैं, ठीक, और जो मतलब जो राजपूत हैं, इन दोनों की मैच करती हैं। मतलब उनकी मान्यताएं जो शक कुषाण हूण थे, सीथियन थे, और जो राजपूत हैं पूर्व मध्यकाल, इन दोनों के जो संस्कृत जो सामाजिक का नीतियां हैं और जो धार्मिक नीतियां, जो धार्मिक चीजें हैं, वो दोनों के बीच समानता है। इसलिए ये लोग, कर्नल टॉड बताते हैं, ये उनके वंशज हैं। और दूसरी बात एक और है इसमें कि कहते हैं कि जैसे कि हाँ, ओके, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ओके, तो ठीक है, वो यही बताते हैं। फिर इसी में और जो विदेशी विचारक भी हैं वो भी कहते हैं कि ये जो सीथियन लोग थे, जो शक सीथियन थे, इनको क्या किया गया कि इनको भी जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने अग्निकुल में शुद्ध किया और शुद्ध कर इनका शुद्धिकरण करवाया। शुद्धिकरण करवाने के बाद जो है ये लोग राजपूत में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो आप ऐसा भी देखेंगे कि जो विदेशी लोग आए थे, जो विदेशी लोग भारत आए थे शक कुषाण हूण करके, जब आप प्राचीन इतिहास को थोड़ा डीपली पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको मिलेगा कि इनके लिए भी वात्र क्षत्रिय, ठीक है, इस प्रकार के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं इनके लिए। क्षत्रिय मतलब जो विदेशी थे, और उनके लिए भी उनको भी एक नाम दिया गया। और भी कुछ नाम होंगे, मुझे अभी फिलहाल नहीं याद आ रहे हैं थोड़ा सा। तो और भी नाम है जो विदेशी आते थे, तो उनको भी यहाँ की जो सिद्धांत है, जैसे कि मनुस्मृति और जो संहिताएं लिखी, मतलब उस पे जो टीकाएं लिखी जा रही थी, तो जो टीका लिखते थे लोग, तो वो टीका लोग क्या करते, टीका लिखने वाले क्या करते थे कि उन लोगों के लिए भी एक वर्ण बना रखे थे जो विदेशी थे, और उनको भी एक अपने संस्कृति में, अपने समाज में शामिल करने के लिए उनके लिए एक दर्जा दे रखे थे। ठीक है, तो इसी संदर्भ से वो जोड़ते हैं कि वही दर्जा दिया गया, फिर उसी तरीके से ये लोग राजपूतों में कन्वर्ट हुए। क्लियर। और आप जो संस्कृति की बात आती है तो बताते हैं कि जो अश्व पूजा है, अस्त्र पूजा है, यज्ञों का प्रचलन है, शस्त्र शिक्षा है, मांसाहार का प्रचलन है, रथों द्वारा युद्ध करना, समाज में स्त्रियों का सम्मान, ठीक है, ये सब बताते हैं कि उन जो विदेशी जातियां हैं उनमें भी थी, और जो राजपूत हैं इनमें भी हैं। तो यदि आप इसको ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप देखिए, कोई भी अगर लड़ाकू जाति है, कोई भी विदेश किसी देश में लड़ने जाएगा तो वो अयोग्य तो नहीं जाएगा, मे भी, क्योंकि सेना में आज भी आपके बॉर्डर पे किसी को भर्ती किया जाता है तो योग्य व्यक्ति को भर्ती किया जाता है, क्योंकि बॉर्डर पे युद्ध करना है, वहाँ की सुरक्षा करना है। ठीक है, सीमा पर आज भी हिंदुस्तान में या किसी भी देश की अपनी सीमा सुरक्षा में, किसी भी देश में जब सैनिक भर्ती, तो उस समय भी कोई विदेशी देश पे आक्रमण करने आता तो वो भी क्या कर सकता था कि इसी तरीके की ट्रेनिंग लेकर के और अपने साथ योग्य सैनिकों को लेकर के आता। ठीक उसी प्रकार से यदि भारतीय भी जो राजा थे, जो भारतीय शासक थे, तो वो भी अपने जो सेना भर्ती करते थे, योग्य भर्ती करते थे। कुछ घूस पात दे करके वो लोग, कुछ लोग भले जो है अयोग्य भर्ती हो जाए, जैसे कि आज भी बहुत से वैकेंसी में कुछ लोग फर्जी कम पढ़े लिखे लोग अयोग्य पैसा घूस दे करके भर्ती हो जाते, तो उनको अपवादों को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों प्रकार से यदि आप देखिए तो जो यहाँ के भी शासक रहे होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि उनमें भी इस तरीके का योग्यता रहा होगा युद्ध लड़ने का। तो ऐसे भी फिर इस विचार को भी जो भारतीय वो नहीं मानते हैं, और ना तो वो अग्निकुंड के सिद्धांत को, जो भारतीय विचारक हैं, जो भारतीय मत के समर्थक हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। वो यही बताते हैं कि इस तरीके से आप कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया कि देखिए, अब मुगल भी आएंगे और वो तो शक्तिशाली रहेंगे, और तुर्क भी आएंगे और फिर यहीं सम्मिलित हो जाएंगे, तो आगे उनकी संतानों को भी यदि आप कह दीजिए कि नहीं, अब तो इनसे जो उत्पत्ति हुए हैं, अब उसमें भी यदि कोई हो सकता आगे और कोई एक वंश जोड़ देता, कोई और नाम जोड़ देता, तो देन आप कह सकते हैं कि जो उस समय लड़ना भिड़ना और इस तरीके से ये क्वालिटी होना है, जो युद्ध की कला थी,
वह तो आम थी, वो तो उसके लिए तो कंपलसरी था। यदि आप योग्य नहीं होंगे, यदि आप जो भी सैनिक है, जो भी राजा है शक्तिशाली नहीं होगा, तो उसे कोई भी गुलाम बना लेगा, कोई भी उसे तुरंत परास्त कर देगा। तो इस आधार पे इस तरीके की बातों को खारिज करते हैं। अब मांसाहार का जो प्रचलन है, तो भैया मांसाहार की जो बात आती, तो मांस तो क्या कह सकते हैं, अब विदेशी भी खाते हैं, आज भी हिंदुस्तानी खाते हैं। तो अब आप ऐसे जोड़ दीजिए कि ये लोग जो हिंदुस्तानी यदि मांस खाते हैं तो वो विदेशियों की संतान है, तो ये अभी कहना गलत होगा। तो इस तरीके की मतलब बात आती है। और ये विदेशी जो मत की बात है, इसमें कर्नल जेम्स टॉड भी हैं और आपके विलियम क्रूक भी नाम आता है, ठीक है, और भी कनिंघम का नाम आता है, और आपके स्मिथ का नाम आता है। तो बहुत से इतिहासकार हैं इसमें, ठीक है। तो ये लोग मतलब ये विदेशी मत की जो विदेशी उत्पत्ति की बात आती है, यही खास करके इसमें है, ठीक है। और एक भाषाविद हुए हैं, आप इसको, इस मत को अगर आप खारिज करना चाहते हैं विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को, तो इसमें थोड़ा और आप समझ सकते हैं कि एक भाषाविद हुए हैं सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जा अर्थात सुनीति कुमार चटर्जी। आर्यों का मतलब उनका किताब का नाम भी मैं मिस कर रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा किताब है, हाँ, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, उनकी किताब है भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। तो वह अपनी किताब में जो आर्य आए थे इंडिया, ठीक है, और लैंग्वेज के माध्यम से वो बताते हैं कि जो बोगस गोई अभिलेख है, जो बोगस गोई अभिलेख है जिसमें इंद्र मित्र वरुणातस्य का जो देवता है वो बताते हैं, ठीक है, जो 1400 बीसी में लिखा गया है, ठीक है, कितना देख लीजिएगा आप लोग। तो वो बताते हैं कि विदेश में भी वो देवताओं के नाम हैं और भारत में उन्हीं देवताओं के नाम हैं। तो उस तरीके से वो मतलब भारत और विदेश दोनों के बीच में एक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि संस्कृति का इम्पैक्ट जो है और इस तरीके की, तो ये सारा कॉमन भी हो सकता है। तो ऐसे आधार पर भी आप विदेशी मत को थोड़ा सा यदि आलोचनात्मक आता है तो उसको खंडन करते हुए भी लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। देखिए आगे लिखा भी गया है कि मात्र रीति रिवाजों के आधार पर दोनों को एक बताना अनुचित है, क्योंकि उस समय भारत में अनेक जातियां ऐसी थीं जिनकी रीतियां समान थी। मैंने वही बताया कि जैसे सुनीति कुमार चटर्जी बताते कि जो यहाँ के देवता हैं और जो विदेश के देवता हैं इंद्रमित्र वरुणातस्य, वो दोनों लोग एक समान है, दोनों देशों में मिलते हैं, ठीक है। वो मध्य एशिया से मिला है जो बोगस गोई अभिलेख है, ठीक है। तो आप एशियंट का कुछ भी कोई किताब खोलोगे तो मिल जाएगा, डिटेल में पढ़िएगा, अभी यहाँ समय कम है, ठीक है। तो इस मत की बात को हमने देख लिया। अब बात आती है भारतीय, जो तीसरा मत है, जो तीसरा मुख्य आर्गुमेंट है, वह है इंडियन थ्योरी, भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। मतलब जो भारतीय विचारक हैं, जो भारतीय विद्वान हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, वह क्या कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई, वो कैसे इसको बताते हैं। तो इसमें देखिए जो दो विद्वान बहुत प्रमुख रूप से नाम आता है, दो विद्वानों का, वो एक है गौरी शंकर और हरिश्चंद्र ओझा का, ठीक है, गौरी शंकर और हरिश्चंद्र ओझा, और तीसरा नाम है सीवी वैद्य, ठीक है। तो ये जो विद्वान हैं, ये भारतीय विचारक हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, और ये राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जब बात करते हैं तो ये अग्निकुंड के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, ठीक है, अग्निकुंड के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, और एक प्रकार से विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को भी खारिज करते हैं। तो जो गौरी शंकर ओझा है, इनकी किताब है राजपूताना का इतिहास, ठीक है, राजपूताना वंश का प्राचीन इतिहास और राजपूताना वंश का इतिहास, दोनों नाम मिलते हैं, ठीक है।
और जो सीवी वैद्य हैं उनकी किताब है संभवतः मिडवल हिंदू इंडिया, मिडवल हिंदू इंडिया। ठीक है, किताबों के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग बस थोड़ा सा यही ध्यान रखें कि क्या क्या मत है और क्या इतिहासकार वो विचारक क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें जो बात आती है भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में, ये लोग कहते हैं कि ये जो राजपूत हैं ये एक प्रकार से विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की ही संतान थी, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल ही नहीं था। प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार वे सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी थे। ठीक है, ये जो मतलब विचारक हैं सीवी वैद्य और गौरीशंकर ओझा वगैरह, ये लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार से क्षत्रियों की संतान थी। ये कहते हैं कि जो क्षत्रिय थे वे सब कहाँ चले गए, उनका कहीं विलुप्त तो एकदम से तो विलुप्त प्राय हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो ये लोग बोलते हैं यही कि ये सब क्षत्रियों की संतान हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि ये सब क्षत्रियों की संतान है, और क्षत्रियों की संतान होने के पीछे ये लोग तर्क क्या देते हैं, जो कहते हैं कि जिस प्रकार से कहते हैं कि जैसे कि अश्वमेध यज्ञ की जो बात आती है वह देखिए प्राचीन काल में ही मिल रहा है। जो सूर्य की उपासना है वह भी पहले से चली आ रही है। जो अश्व पूजा है यह भी कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके की भी मतलब पहले से आ रही है बातें सारी। तो कहते हैं कि जो ये सब काम होते थे और जो वीरता पूर्वक युद्ध लड़ना होता था क्षत्रियों का होता था। तो जो क्षत्रियों का होता तो जो आज के जो राजपूत हैं वह भी यही काम कर रहे हैं, क्षत्रिय मतलब इस तरीके का पूजा पाठ अश्वमेध यज्ञ भी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जोड़ते हैं ये लोग, जो भारतीय विचारक हैं, ये कहते हैं कि ये लोग जो है क्षत्रियों के वंशज हैं। ठीक है, आपने एक नंद वंश का नाम सुना होगा। नंद वंश में एक शासक हुआ था महापद्म नंद। ठीक है, तो जो संस्थापक है वो उसने भी इस प्रकार की कोई उपाधि धारण की थी क्षत्रियों के विनाशक के रूप में। और आप ये भी देखते हैं कि परशुराम ने भी क्षत्रियों का सफाया किया था। सही है, हाँ। तो हाँ, सर्व क्षत्रिय नाशक ऐसे कोई उपाधि धारण की है महापद्म नंद ने। तो वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये क्लियर होता है कि देखिए एक महापद्म नंद तो ऐतिहासिक साक्ष्य है हमारे पास। परशुराम वाला थोड़ा हो सकता है कि वो पूरी तरीके से ऐतिहासिक ना हो, क्योंकि वो दैवीय की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये तो महापद्म नंद एक शासक हुआ है बाकायदा उसका, हाँ, सर्व क्षेत्रनाथक। तो ठीक है, तो वो ये क्लियर होता है कि जिस प्रकार, चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि परशुराम ने क्षत्रियों का नाश कर दिया। ठीक है, बची कुची को महापद्म नंद भी ने नाश कर दिया। तो फिर भी जो आप पूरी तरीके से जो कुछ लोग थे, अब वो जो क्षत्रिय थे उसमें से अधिकतर तो लोग मर गए, नाश हो गए। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो उनके पुत्र या कुछ बच्चे वगैरह बच गए होंगे। ठीक है, जब आप पढ़ोगे कुछ रेफरेंस की किताबें हैं जिसमें आपको ये परशुराम की थ्योरी वगैरह का बहुत डिटेल में मिलेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर याद नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ किसी किताब में मैं बहुत डिटेल में पढ़ा था इसको। अच्छा, ये परशुराम की थ्योरी, हाँ आप उसमें पढ़ेंगे परशुराम की थ्योरी। जो राहुल शंकरत्यान है उनकी एक किताब है बोलगा से गंगा तट। ठीक है, बोलगा से गंगा जो उनका नोवेल है, इसको सभी हाँ या तो उसको आप लोग जरूर पढ़िए। जो बोलगा से गंगा है उसको आप लोग जरूर पढ़िए। ठीक है, वो एक ऐतिहासिक है नोवेल है। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर पढ़िए। उनका यात्रा वृतांत है जो है उसको पढ़िए। उससे आपका थोड़ा सोचने की क्षमता डेवलप होगी, तो उसमें ये मिलेगा थोड़ा सा आपको। तो मैं क्या यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ तो बच गए होंगे। तो हो सकता है कि डर में वो लोग जो है अपनी फिर जाति को छुपाए हों, दूसरे रूप में कन्वर्ट हुए हों, या फिर उन्हीं के वंशज रहे हों जो राजपूत कहलाए हों। तो इस जो ये भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो भारतीय विचारक हैं गौरीशंकर ओझा और सीवी वैद्य हैं, ये लोग यही बताते हैं। ठीक है, ये लोग यही बताते हैं कि ये उनकी
क्षत्रियों के ही संतान हैं। इसमें और आता है कि जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसमें जो है राजपुत्र जो शब्द है रक्षक है, जो राजपूत शब्द का प्रयोग है उसका रक्षक और राजन इत्यादि के रूप में प्रयोग हुआ है। महाभारत काल में भी बताते हैं कि ये जो लोग होते थे अस्त्र शस्त्र चलाने वालों को राजपूत कहा गया है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो भवभूति ने भी कौशल्या को राजपुत्री कहा है। राजपुत्र शब्द का राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए ही किया जाता था। कल्लड़ की राजतंगड़ी में भी शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों को भी राजपुत्र की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। वैदिक काल में भी क्षत्रियों का बताते हैं, ये तो अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो बात है ये भारतीय उत्पत्ति, मतलब जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है ये भारतीय सिद्धांत है। तो ये 3 प्रमुख सिद्धांत है हम लोग देखते हैं इस राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। अभी भी दिक्कत क्या होती है कि इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। अच्छा, हम लोग होता क्या है कि जब तक हमको कोई सोचने की दृष्टि, जब तक हमको उसमें कोई कमियां नहीं बताता, तब तक हमको जिस विचार को पढ़ा दिया जाता है उसी का सिद्धांत सही लगता है, ठीक है। तो और जब हम उसमें थोड़ा सा आपको कोई भी मतलब इतिहासकार जब उसमें कोई तर्क प्रस्तुत करता है, कोई विचार प्रस्तुत करता है, देन आपको लगता है हाँ ये भी सही हो सकता है। किसी को भी लगता है हाँ ये इधर भी, ये तो इनका विचार क्यों नहीं सही है, इनका विचार क्यों सही है, तो ऐसा आपको लगता है, ठीक है। तो इसकी भी आलोचना की जाती है। जो भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत है इसकी भी आलोचना होती है। कहते हैं कि कालांतर में शक कुषाणहूण जो जातियां थी उनका भी क्या हुआ, इतना तो मानना ही होगा। वो कहते हैं कि जब आप क्षत्रियों को उत्पत्ति बताते हैं, मतलब इस संदर्भ में बताया जाता है कि यदि आप राजपूतों को क्षत्रिय की उत्पत्ति मानते हैं, यदि आप राजपूतों को क्षत्रिय की उत्पत्ति मानते हैं तो ये हमको बताइए, मतलब इतिहासकार ऐसा कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है, ऐसा किताब में लिखा है। कहते हैं कि यदि आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि राजपूत क्षत्रियों के वंशज हैं, तो ये बताइए कि जो शक कुषाण हूण आए ये सब फिर आखिर कहाँ गए? शक कुषाण जो हूण आए ये सब कहाँ चले गए? तो ये भी तो भारत में ही समा गए, क्योंकि इनके कहीं जाने का, जिस प्रकार से मुगल आए और भारत में समा गए मुगल, ठीक है, फिर यहीं पर बस गए, तो उसी प्रकार से शक कुषाण हूण भी आए और यहीं बस गए, वापस नहीं गए। तो जो ये शक कुषाण हूण थे आखिर ये कहाँ पर विलुप्त मतलब इनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, इनको ये कहाँ गए? तो कहते हैं कि इसलिए क्षत्रियों को भी इनके वंशज कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। तो इस विचार को भी खारिज किया जाता है, ठीक है। और जो बताते हैं कि जैसे कि क्षत्रियों की बात आती है, ठीक है, उपाधियों के आधार पर बताते हैं। तो उपाधियों की बात आती है तो उपाधियों में कहते हैं कि वो तो एक प्रकार से वाहवाही में उपाधियां दे दी जाती थी किसी को। हाँ ये सही कह रहे हैं कि तब तो हाँ, जो आप अभी मैं उसी विचार पे लास्ट में आऊंगा अंतिम में निष्कर्ष के रूप में, ठीक है, जो बात हो रही थी अभी। तो अब देख लिए हमने कि जब ये एक प्रकार से ये भी नहीं क्लियर है कि ये अग्निकुंड के सिद्धांत को भी नकारा जा रहा है, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को भी नकारा जा रहा है और भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत को भी नकारा जा रहा है, ठीक है। अब एक और मत आता है एक प्रकार से। अच्छा, एक चीज और है, जो विशुद्धानंद पाठक है और जो दशरथ शर्मा है, जो विशुद्धानंद पाठक है, दशरथ शर्मा की एक किताब है राजस्थान थ्रू द एजेज, ठीक है, राजस्थान थ्रू द एजेज, दशरथ शर्मा की किताब है। ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना, ठीक है। और विशुद्धानंद पाठक को तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। विशुद्धानंद पाठक का उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास है। ये लोग बताते हैं कि ये एक प्रकार से मिश्रित जाति के सिद्धांत है, ठीक है। ये बताते हैं विभिन्न जातियों का मिश्रण है ये लोग, ठीक है। तो ये लोग बताते हैं विभिन्न जातियों का ये मिश्रण है, कई जातियों को। तो विभिन्न जातियों का मतलब ही यही होगा कि भारतीय भी उसमें सम्मिलित हो गए, जैसे कि शक कुषाण हूण हुए, ठीक है। तो अब
पुर्तगाली जैसे आए थे, तो पुर्तगालियों ने कहा, अबू बकर ने, आई थिंक अबू बकर, उसने कहा कि हाँ, तो अबू बकर वो बोलता है कि जो पुर्तगाली, वो कहता है, पुर्तगाली पुरुषों से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी महिलाओं से शादी करो, ठीक है, फैमिली बढ़ाने की बात करता है, जनसंख्या बढ़ाने की बात करता है। तो जो ये सब कुषाण हो रहा है, ये भी जो है ऐसा नहीं कि भारतीयों से शादी नहीं की है महिलाओं से, ठीक है, तो उनसे भी शादियां की होंगी, उनसे जो बच्चे जन्मे, ठीक है, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया, क्या उनकी संतान है ये, ठीक है। और एक आपकी बात आती है कि जैसे अनुलोम और जो प्रतिलोम विवाह की बात आती है, तो आप उसमें भी देखिए कि कैसे निम्न जाति से फिर उच्च जाति के साथ विवाह होता है, उच्च जाति का निम्न जाति के साथ विवाह होता है, तो उसकी जो संतान होती है उसको उनको अलग कैटेगरी में रख के देखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस प्रकार से आप देखिए तो दोनों की संस्कृति मिली, वो लोग बसे, तो यहाँ के जो भारतीय लोग थे उनसे शादी किए, उनसे जो लड़के उत्पन्न हुए तो फिर उनकी हो सकता है संतान हो। तो इस संदर्भ में यही कहने का मतलब है कि कई जातियों की ये संतान भी हो सकते हैं, ये मिश्रित उपज हो सकते हैं, ये जो विष्णुधर पाठक और दशरथ शर्मा वगैरह है, दशरथ शर्मा, ठीक है। अब बात आती है कि इस काल में हम देखते हैं एक सामंतवाद का काल आता है, ठीक है, जो सामंतवाद का काल है। तो सामंतवाद के काल में क्या है कि जो राजा होते थे वो अपने अंदर जो है बहुत से छोटे छोटे जो हालांकि जमींदार शब्द का वर्णन यहाँ नहीं मिलता है पूर्व मध्य काल में, ठीक है। तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, या जो जमींदार टाइप के जो होते थे उस समय मुखिया होते थे, उनको बहुत सा भूमि दान दे देते थे। और भूमि दान देने के बाद जो है वो लोग फिर क्या करते थे कि अपने क्षेत्र में सशक्त हो जाते थे, और जब सशक्त हो जाते थे वो लोग विद्रोह करके स्वयं को राजा धारण कर लेते थे। तो कहते हैं कि ये जो काल के जो शासक हैं उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से भी हुई, मतलब एक यही जो सामंत थे, सामंत लोग ही बाद में इस रूप में कन्वर्ट हुए, यही लोग सामंत लोग ही बाद में राजपूत रूप में मतलब परिवर्तित हो गए। तो इससे ये क्लियर होता है कि यह भी ये थ्योरी एक गढ़ती, तो जो सामंत वाली थ्योरी ये एक प्रकार से थोड़ा मजबूत भी दिखती है, यदि आप अपने से भी सोचेंगे तो थोड़ा मजबूत इसलिए दिखती क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं, जैसे हर्षवर्धन के बहुत से सामंत थे, ठीक है, तो ये और ये जो शासक हैं मतलब गुप्तों के कई सामंत थे, तो कहीं ना कहीं और सामंत हैं भी, ये जो पूर्व मध्यकाल के शासक हैं ये टोटल सामंत ही हैं किसी न किसी प्रकार से। फिर आप प्रतिहारों को देखिए कितने लोग सामंत हो जाते हैं, जिसमें चौहान, चंदेल और न जाने क्या क्या लोग सामंत होते हैं, ठीक है, बाद में अपने आप को शासक घोषित कर देते हैं। तो निष्कर्ष में यही मतलब एक प्रकार से निकल रहा है कि एक मत को मानना उचित नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये बहुत सी